एक ब्रेथ टेकिंग साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी शानदार स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है, जिससे हमें इवेंचुअली बायोलॉजी पर कंट्रोल हासिल करने के टूल्स मिल रहे हैं। एक और सबसे खतरनाक बीमारियों को सॉल्व करना, दूसरी ओर परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक वायरस बनाना जो ह्यूमैनिटी को तबाह करने में सक्षम है। आखिर क्या चल रहा है? बायोटेक कैपेबिलिटी। कॉटन में हर जगह बायोटेक्नोलॉजी का यूज तेजी से हो रहा है। आपके कपड़ों में, आपके द्वारा खाई जाने वाली सब्जियों में, आपके कुत्ते में, इंसान जीवित चीजों में हेरा फेरी कर रहा है। हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज करते हैं, प्रोस्थेटिक को डायरेक्टली अपने ब्रेन से जोड़ते हैं और कागज बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एंजाइम बनाते हैं। जबकि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रतिरोधी फूड क्रॉप्स पर काम कर रहे हैं। जीन थेरेपी पहले से ही इलाज ना की जा सकने वाली बीमारियों का इलाज करती है। बायोलॉजी पर हमारी महारत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पहले कोविड-19 मामले के कुछ ही हफ्तों के भीतर अननोन कोरोना वायरस को लैब में ब्रेक कर दिया गया और इसका एनालिसिस किया गया। साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन बनाने के लिए इसकी जेनेटिक मटेरियल की एक प्रति तैयार की, जो महामारी शुरू होने के महीनों बाद टेस्टिंग के लिए रेडी थी। एक दशक पहले कुछ अनथिंकेबल। इतनी अचानक से प्रोग्रेस कहां से हो रही है? वेल, यह कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शॉर्ट में रियली एक्सपेंसिव भी है। चीजें सस्ती हो गई और इम्प्रेसिव चीजें कैसे करें, इसका नॉलेज स्वतंत्र रूप से फैल गया। 1990 में शुरू हुई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन डीएनए को उसकी इंटेरिटी में बढ़ने का पहला प्रयास था। 13 साल और $3 बिलियन खर्च करने के बाद यह पूरा हुआ। तब तक ह्यूमन जीनोम को डिकोडिंग करने की कॉस्ट लगभग $100 मिलियन तक गिर गई थी। आज यह 1 लाख गुना सस्ता है। इसकी कॉस्ट केवल $1000 है। यह कैसे पॉसिबल है? डीएनए को कंप्यूटर डेटा में कन्वर्ट करना और फिर उसका स्टडी करना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हुआ करती थी, जिसमें एक्सपर्ट ह्यूमंस को अराउंड 3 साल का मैनुअल काम करना पड़ता था। आज इसमें लगभग 2 वीक्स लगते हैं और यह लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। बायोटेक्नोलॉजी दुनिया के टॉप एक्सपर्ट द्वारा ऑपरेटेड, बेस्ड और वेल फंडेड लैब तक ही लिमिटेड रहने के कारण इतनी सस्ती हो गई है कि सैकड़ों हजारों लोग आसानी से काम कर सके। जिस चीज ने इस प्रोसेस को और भी तेज कर दिया वह यह है कि इस फील्ड में इंफॉर्मेशन वाइडली एंड फ्रीली शेयर की जाती है। कटिंग एज डिस्कवरीज को अब दुनिया भर की लैब में कॉपी करने में लगभग 1 ईयर का टाइम लगता है। बायोलॉजी की बैकग्राउंड वाले किसी भी पर्सन को इस पर काम करने में कुछ साल लगते हैं और हाई स्कूल स्टूडेंट को स्कूल में उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने में 1 दशक से थोड़ा अधिक समय लगता है। द रियल थिंग्स। बायोटेक्नोलॉजी में अभी जो चल रहा है यह एक ट्रू रेवोल्यूशन है। हम अनप्रेसिडेंटेड रेट से नॉलेज जोड़ रहे हैं, जबकि चीजें तेजी से और सस्ती होती जा रही है। इस स्पीड का मतलब है कि हम ह्यूमैनिटी के लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स, चमत्कारिक फसलों और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए और भी अधिक वंडरफुल थिंग्स की उम्मीद कर सकते हैं, जिनका हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस दोनों तरफ से कम हो जाती है। जो चीज अच्छे के लिए यूज की जा सकती है, उसका यूज एक्सीडेंटली या जानबूझ के बुरे चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्या होगा यदि आप अपने बैकयार्ड में एक परमाणु बम बना सके? जो नियर फ्यूचर में बायोटेक हमारे लिए अच्छा काम करेगा। यह कई लाखों लोगों को आसानी से मार भी सकता है। करोड़ों परमाणु बम किसी भी महामारी से अच्छा है। दुनिया ने देखा कि नोवेल कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है। हम अभी भी नहीं जानते हैं कि यह नेचर से आया है या कोरोना वायरस पर काम करने वाली लैब से एक्सीडेंटली लीक का रिजल्ट है, जो अभी भी साइंटिफिक डिबेट का विषय है। इस महामारी से कम 7 मिलियन लोग मारे गए और यह अभी भी रिलेटिवली मिल्ड वायरस था, जो मोस्ट इन्फेक्टेड लोगों में सीरियस इलनेस का कारण नहीं बना। लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कोरोना वायरस जहाँ से भी आई हो, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में ऐसी और कोई महामारी आती है तो इसमें गलती इंसान की ही होगी। बायोटेक्नोलॉजी में चल रहा डेवलपमेंट इसका कारण बन सकता है। सबसे बढ़कर डेंजरस वायरस के साथ काम करना कितना आसान है। हजारों साइंटिस्ट इन्फेक्शियस वायरस के सैंपल का जेनेटिक डाटा एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 2023 में इन्हें एक आर्टिफिशियल वायरस में असेंबल करने में सभी लैब इक्विपमेंट सहित एक न्यू कार जितनी कॉस्ट लगी। वहीं अदर साइंटिस्ट ऐसे वायरस खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो नेचर में छिपे होते हैं, जैसे जंगली चमगादड़ या बंदरों में। वायरस शिकारी यह जानने के लिए सैंपल वायरस लैब में ले जाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं कि क्या नए खोजे गए वायरस इंसानों में फैलने की पॉसिबिलिटी है और फिर खतरे को कैटलॉग करते हैं। जब कोई बायोलॉजिस्ट किसी नए वायरस की खोज करता है तो वे आमतौर पर उसका जेनेटिक डाटा पब्लिक के सामने पब्लिश करते हैं। न्यूज़पेपर पोटेंशियली डेंजरस वायरस के डेटा शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अदर लैब्स इससे भी आगे जाकर वायरस को और अधिक डेंजरस बनाती है। वे यह समझने के लिए डिफरेंट वायरसों को कंबाइंड एंड म्यूटेट करते हैं कि कौन से म्यूटेशन उन्हें इंसानों के बीच फैलने की अधिक पॉसिबिलिटी बनाते हैं या उन्हें उनके ओरिजिनल फॉर्म्स की तुलना में अधिक घातक बनाते हैं। और फिर इन रिजल्ट को फ्रीली शेयर किया जाता है। जबकि इन वायरस को रीबिल्ड के लिए सिंथेटिक डीएनए और इक्विपमेंट के बिना
किसी को भी बहुत कम ट्रैकिंग के साथ ऑनलाइन बेचे जाते हैं। जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स सस्ते और यूज करने में आसान होते जा रहे हैं और डेंजरस वायरस पर डेटा बढ़ता जा रहा है, यह केवल समय की बात है कि एक अच्छे साइंटिस्ट इक्विवेलेंट न्यूक्लियर बॉम्बर वायरस एक सुपर बग के लिए ब्लूप्रिंट शेयर करते हैं जो लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। और कोई इसका यूज शायद इसलिए करता है क्योंकि उसके इरादे खराब होते हैं। हम एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिसमें किसी के लिए भी अपने बैकयार्ड में एक वेपनाइज्ड वायरस बनाना आसान हो जाएगा। यह काफी डरावना है। दुनिया एक अनएंडिंग क्राइसिस में फंस जाएगी क्योंकि साल दर साल या एक साथ न्यू पेंडेमिक सामने आएगी जिससे दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मर जाएगा। ओवरऑल सिविलाइजेशन को अनइमेजिनेबल डैमेज होगी एंड पॉसिबली सदियों का प्रोग्रेस तबाह हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? यह पहली बार नहीं है कि हमें इस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ा है एंड वी आर नॉट हेल्पलेस। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए जो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डेंजरस है। इसके बड़े फायदे और नुकसान भी है। न्यूक्लियर एनर्जी का जन्म वेपन प्रोग्राम से हुआ था, इसलिए इसके क्रिएटर्स हमेशा अपने नॉलेज के दुरुपयोग की पॉसिबिलिटी से अवेयर थे। शुरू से ही यह क्लियर था कि इस फील्ड में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी तक पहुंच को वेरी केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। इसलिए यह एश्योर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारी नजरों से ओझल न हो जाए या कोई देश एनर्जी प्रोग्राम के पीछे वेपन्स के डेवलपमेंट को छिपाने की कोशिश न करे क्योंकि परिणाम सही नहीं रहा है। लेकिन आज चल रहे 411 न्यूक्लियर पावर स्टेशन को देखते हुए हम बहुत सफल रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के रियली डेंजरस एस्पेक्ट को नहीं हैंडल कर सके। इसी तरह एक्सपर्ट 3 टाइप्स के बुलेट पॉइंट लेकर आए हैं। सबसे पहले हमें डेंजरस वायरस से निपटने के तरीकों पर पकड़ बनाकर नेक्स्ट डेडली पेंडेमिक को डिले करने की जरूरत है। उनके जेनेटिक डेटा के इंफॉर्मेशन को खतरे के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिना देखभाल के शेयर किए जाने पर समाज के लिए मुश्किल पैदा करती है। दूसरे शब्दों में किसी को भी डेंजरस डीएनए ऑनलाइन ऑर्डर करने में सक्षम नहीं होना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे टैग किया जाना चाहिए जिससे गलत लोगों के हाथ में ये मसालेदार इंग्रेडिएंट्स न पहुंच सके। नेक्स्ट स्टेप, हमें जागरूक होकर खतरे का पता लगाना है कि कौन से वायरस हमारे बीच मौजूद है और ह्यूमंस के बीच विस्फोटक रूप से फैल रहे हैं। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि पॉपुलेशन सेंटर्स में लैब्स में वायरस डिटेक्टर्स को मेंटेन रखना जो माइक्रो वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी निगरानी करते हैं। अगर हम अचानक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम टाइम में अधिक क्वांटिटी में रिवेल्ड होते देखते हैं तो हम क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं और काउंटर अटैक शुरू कर सकते हैं जो डिस्ट्रॉय करने का फाइनल स्टेज है। नेक्स्ट स्टेप, हमें बेसिकली एक ऐसी मशीन बनाने की जरूरत है जो किसी भी पेंडेमिक के खतरे को हावी होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो। हम ऐसा न्यू टूल्स के साथ कर सकते हैं जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे नैनो फिल्टर्स जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा से खतरों को खींचती है, या स्पेशलाइज्ड यूवी लैंप जो किसी भी वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने से पहले ही मार देता है। अगर हम ये 3 चीज करते हैं तो चांसेस वाकई में अच्छी है कि हम फ्यूचर में एक विनाशकारी पेंडेमिक से बच सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी किसी एक्साइटिंग एंड पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह ना तो नेचुरली अच्छी है और ना ही बुरी। हमारे पास ऐसा फ्यूचर पाने का मौका है जहां हम रियलिटी में अपने बायोलॉजी, हमारे आसपास के पौधों और जानवरों के बायोलॉजी और माइक्रो वर्ल्ड के बायोलॉजी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के रिसर्च एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए।